तो स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 4 में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक्टिंग टूल्स के बारे में। और एक्टिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्टिंग क्या है, एक्टिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों पर हमें अपनी पकड़ बनानी ज़रूरी है, और एक अभिनेता इन्हीं टूल्स की मदद से एक शानदार एक्टर बनता है, एक शानदार परफॉर्मेंस देता है। भविष्य में जब आप भी एक अभिनेता के तौर पर, एक प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर, जब आप फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में, एड फिल्म्स में जब आप एक्टिंग करेंगे, तो यही वो सारे टूल्स होंगे जिन पे आप काम करके रियलिस्टिक एक्टिंग कर पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो मैं आप सबके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो ये है हमारा कोर्स और हम अभी हैं चैप्टर नंबर 4 में, 4 में, एक्टिंग टूल्स में। आइए देखते हैं अपना पार्ट नंबर 1। व्हाट इज एक्टिंग? इन टूल्स को समझने से पहले एक्टिंग क्या है उसके बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। व्हाट इज एक्टिंग? जब आप अपने फेस एक्सप्रेशन से, चेहरे के हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, शरीर की भाषा से और अपने डायलॉग डिलीवरी से, जो अभी मैं बोल रहा हूँ इसे हम कहते हैं डायलॉग डिलीवरी। तब जब भी कोई इंसान फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और अपने डायलॉग डिलीवरी से कोई भाव प्रकट करता है, कोई इमोशन प्रकट करता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिंग कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्टिंग। अब हम समझ गए एक्टिंग क्या है। रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर। ओके, जब आप कोई किरदार, जब आप कोई कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी से, तो उसे कहा जाता है एक्टिंग। जैसे कि एनी क्लोज पर्सन, जैसे अमूमन लोग अपने घर परिवार में या अपने रिश्तेदारों में से या स्कूल कॉलेज के टाइम पर कोई ऐसा किरदार होता है जो बिल्कुल अलग होता है, जो ड्रामेटिक होता है, तो उसका हम करते क्या हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जब भी हम होते हैं तो वहाँ पर किसी थर्ड फ्रेंड के बारे में बात करते हुए, उसकी तरह एक्टिंग करते हुए, उसकी तरह बातें करते हुए हम कुछ बात रखते हैं और सब लोग हंस पड़ते हैं। तो वो क्या होती है? वो एक एक्टिंग का पार्ट है जो आपने कहीं से पकड़ा, एक ड्रामा था, एक पकड़ा और उसे आपने एग्जीक्यूट किया। दैट इज कॉल्ड एक्टिंग। ऐसे ही एनी पॉलिटिशियन, जब कोई ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो मजाकिया अंदाज जिनका रहता है, जिनका कुछ अपना लहजा होता है, कुछ उनका आवरा होता है, जो उनको सुनने मात्र से ही आपकी हंसी छूट जाती है, आप उनकी मिमिक्री करने लगते हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम मुझे जो याद आता है वो है लालू प्रसाद यादव जी का। जब भी आप उनकी वीडियोस पुरानी देखेंगे, आप देखेंगे वो एक, उनमें पॉलिटिशियन से ज़्यादा मुझे एक एक्टर नज़र आता है। उन्हें ड्रामा की समझ है उनके अंदर। खैर अब तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी पुरानी वीडियोज़ को आप देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। एनी क्रिमिनल, जब आप किसी नोटोरियस क्रिमिनल के बारे में सुनते हैं और आपको उसे पर्दे पर निभाने का मौका मिलता है, तो आप उसकी तरह, जैसे कि KGF में अधीरा नाम का जो कैरेक्टर है, जो है संजय दत्त साहब ने प्ले किया है, उस किरदार को आप देखिए। अब उनकी तरह जो लुक है वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं देखा होगा डायरेक्टर ने, और वो लुक उसने अपने विलन में डाल दिया और वो क्रिमिनल के किरदार में दिख रहे हैं, ज़बरदस्त है, बिल्कुल एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो अपने डायलॉग डिलीवरी से, अपने फेस एक्सप्रेशन से और जो बाकी और जो है टूल्स हैं, अभी आगे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज से, डायलॉग डिलीवरी से किसी क्रिमिनल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहा जाता है कि आप कोई किरदार कर रहे हैं। हीरो लाइक भगत सिंह, जैसे जब आप भगत सिंह का किरदार करते हैं, ये सब क्या किरदार हैं फिल्मी दुनिया में, इसे हम किरदार कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। कोई इंसान है
जिसकी आप एक्टिंग करना चाह रहे हो, तो वह हमारे लिए क्या होता है? किरदार होता है, कैरेक्टर होता है। ऐसे ही बहुत सारे जो किरदार होते हैं, जो ड्रामेटिक होते हैं, जो हीरोइक होते हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, उनके ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें, सीखें और अपनी ज़िंदगी में भी जब कभी वो हार कर टूट कर बिखर चुके हों, तो फिर से अपने आप को समेटें और फिर से खड़े हो जाएं। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्टिंग की बात कि एक्टिंग क्या है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्टिंग, या इसे आप कह लें फॉर्म्स ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। स्टैनिस्लैवस्की एक्टिंग, मेथड एक्टिंग, रियलिस्टिक एक्टिंग, ब्रेख्टियन एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग। अमूमन इस प्रोफेशन में जो भी एक्टर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर काम कर रहे हैं, वो इन्हीं 3, 4, 5 एक्टिंग मेथड के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। बहुत तो इनमें से नया भी होगा, क्योंकि हो सकता है आपको भी इसमें से कुछ नया मिला हो, और बहुत सारे लोगों के सामने जब आप ये बात रखेंगे तो उनको भी पता नहीं होगा कि कितने प्रकार की एक्टिंग होती है। ओके, मैं इतनी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप डिसाइड करिएगा कि आपको क्या समझ में आया है और कितनी प्रकार की एक्टिंग होती है, फिर मैं फाइनल अपना ओपिनियन दूंगा कि क्या चीज़ है। ओके, तो फिलहाल हमारे सामने 5 प्रकार के हैं एक्टिंग, एक एक करके इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर फर्स्ट है हमारा स्टैनिस्लैवस्की एक्टिंग। ओके, इनकी बुक है, ये जो है नाटककार रह चुके हैं, ये निर्देशक रह चुके हैं, और इनकी पूरी मेथड का जो सार है वो ये है कि झूठी एक्टिंग नहीं, रियलिस्टिक एक्टिंग करें। अगर कोई आपसे कह रहा है स्टैनिस्लैवस्की एक्टिंग, तो वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है रियलिस्टिक एक्टिंग के बारे में। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में स्टैनिस्लैवस्की एक्टिंग सबसे पहले नंबर पर है, इन्हीं के बारे में लोग चर्चा करते हैं और इन्हीं की एक्टिंग को जो है लोग अपने जीवन में एक्टर बनने के लिए अप्लाई करते हैं, इनके फॉर्मूलेज को। ओके, ये सिखाते हैं कि झूठी एक्टिंग नहीं करें, रियलिस्टिक एक्टिंग करें। पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई किरदार करें तो आप अंदर से वो भावना रखें, अंदर से महसूस करते हुए वो किरदार प्ले करें। आपको नाटक करना है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से उसको नाटक नहीं दिखाना है, ये दिखाना है कि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये होती है रियलिस्टिक एक्टिंग। जैसे आप अपनी निजी ज़िंदगी में जी रहे हैं, वैसे ही आप पर्दे पर जी रहे होते हैं। ओके, तो यह है स्टैनिस्लैवस्की मेथड, आई मीन एक्टिंग। नेक्स्ट है मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग क्या है? एक्टिंग के लिए कौन सा मेथड आप अपना रहे हैं उसे हम कहते हैं मेथड एक्टिंग। ओके, मेथड का मतलब होता है तरीका, यानी कि एक्ट करने के लिए, अभिनय करने के लिए आप कौन सा तरीका अख्तियार कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मेथड एक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फिल्म का कोई सीन है और उसमें हमें एक्टिंग करना है कि हमारे पिताजी जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं फादर के साथ अपने ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहा हूँ, इमोशनली अटैच नहीं रहा हूँ, मेरे फादर के साथ ज़्यादा लगाव रहा नहीं है। तो आप जब वो किरदार करेंगे तो वो फादर जब आपके सामने जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है, वो फीलिंग्स आएगी नहीं। और फिल्म का सीन ये है कि उस फिल्म में एक्टर का जो फादर है और एक्टर है उनमें बहुत घनिष्ठता थी, बहुत अपने एक दूसरे के क्लोज थे, दिल से जुड़े हुए थे, हर एक चीज़ शेयर करते थे। तो वो इंसान जाहिर सी बात है अपने फादर के लिए बहुत रुदन करेगा, बहुत रोएगा, बहुत पीड़ा में रहेगा वो। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में हमारे पास कोई अनुभव है नहीं उस तरीके का, क्योंकि हमारे फादर तो जिंदा हैं। अब उन्हें मरा हुआ कैसे महसूस कर लें? अब इसके लिए क्या करना है? अमूमन मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं क्या करता? मैं इसका एक तरीका निकालता, एक मेथड निकालता। मेरे पास मेरे फादर हैं, जिंदा हैं, मेरी मदर भी जिंदा है। मान लीजिए कि मैं अपने नाना जी के साथ बहुत जुड़ा हुआ था, उनकी विचारों से, उनकी बुद्धिमत्ता से,
और उनके प्यार से, लाड प्यार दुलार से। अब मेरे पिताजी तो जिंदा हैं, मैं उनका किरदार तो महसूस कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे जो है नाना जी, वो गुजर चुके हैं। मतलब कि अगर वो जिंदा हैं तो जाहिर सी बात वो अनुभव हमारे पास है नहीं। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि जैसे जब मेरे पिताजी का माफ़ कीजिएगा, मेरे नाना जी का जब शरीर छूट जाएगा तो उस वक्त मेरी भावना क्या होगी। मैं उनसे बहुत लगाव में था, बहुत जुड़ा हुआ था, और अचानक से वो छोड़ कर हमें चले गए। तो वो जो क्षतिपूर्ति होगी आपके जीवन में वो कैसी होगी। अगर उस चीज़ को आज विजुलाइज कर पाएँ कि ऐसे जाएंगे तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, दुख होगी। तो वो जो रुदन होगा, जो उनके लिए प्यार होगी, वो अचानक से फूट कर बाहर आएगी कि मेरे नाना जी खुद अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो मुझे इतना प्यार करते थे, जो मेरे लिए हर एक काम करने के लिए तैयार थे जिससे मैं सुख सुविधा में आ पाऊँ, मेरा जीवन सुखमय बन पाए। तो जब आप वो भावना जब करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आपके अंदर की जो भावना होगी वो दुखदाई हो जाएगी, और वही इमोशन वहाँ से सोचना हमें नाना जी का है और सीन में हमें अपने पिताजी का दिखाना है। वही सेम इमोशन जब आप दिखाएंगे तो वह सीन नेचुरल हो जाएगा, रियलिस्टिक एक्टिंग आप कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक्टिंग में, अपने एक्टिंग स्किल को डेवलप करने में, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में, उसे हम कहते हैं मेथड एक्टिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा रियलिस्टिक एक्टिंग, जो देखने में बिल्कुल रियल हो, जो रियल किरदार पर आधारित हो। जैसे कि भगत सिंह जी का मैंने उदाहरण दिया, जो रियल हैं और रियल कैरेक्टर पर आधारित वह फिल्म थी, वह एक हीरो हैं। वैसे ही जब आप कोई सीन करते हो, जब आप कोई किरदार करते हो, जब आपकी परफॉर्मेंस रियल कैरेक्टर पर होती है तो आप रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब वह किरदार जो जो कर सकता है या जो जो कर सकता था, जब आप उसे प्रेजेंट करेंगे उसे हम कहेंगे रियलिस्टिक एक्टिंग। क्योंकि आप किसी रियल इंसान पर, जो वास्तविक दुनिया का एक अंग है, उसके ऊपर जब आप अभिनय करते हैं उस किरदार को लेकर, तब आप कहते हैं कि आप रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें यह है, अब यहां कहा यह जा रहा है कि हमें रियलिस्टिक एक्टिंग करना है, झूठी एक्टिंग नहीं करना है। ओके, और डायरेक्टर भी जब आप एक्टिंग करेंगे तो वही आपसे ही बोलेगा कि यार एक्टिंग मत करो, अभिनय करो, एक्ट करो। तो वो जो डायरेक्टर कहता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको अंदर से वो भावना होनी चाहिए। अगर आप एक पुलिस वाले बने हैं, अगर आपके पैर में चोट लगी है, तो आपको महसूस होना चाहिए कि वास्तव में आप एक पुलिस वाले थे और अब आपको गोली लग गई है, चोट लग गई है, और अब आपको भयंकर पीड़ा हो रही है। वो परफॉर्मेंस से आपके दिखनी चाहिए। वो जब अंदर से आप महसूस करेंगे तो वो दर्द कैमरे में दिखेगी और ऑडियंस उसको एंजॉय करेगी। आपके साथ साथ जो आप डायलॉग लेंगे, जो भावना आपकी होगी उसमें बह जाएगी, और यही हमारी सफलता होगी। ओके, अब मैं तो कह रहा हूँ आपको रियलिस्टिक एक्टिंग करने के लिए, मैं कह रहा हूँ आपको कि झूठी एक्टिंग नहीं करनी है। और हम सब जानते हैं कि पूरी फिल्म भी झूठ के ऊपर आधारित होती है। सबको पता है कि ये काल्पनिक फिल्म है और ये घटना या तो घट चुकी है या तो इसे क्रिएट किया गया है। ऑडियंस 400-500 रुपये देकर फिल्म देखने जाती है, और ये जानते हुए कि सब झूठी मूठी है कहानी। कहानी नहीं, मतलब ये जो अभिनय कर रहे हैं, जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं पर्दे पर, जानते हैं कि आप जो है कोई सेना के कोई अधिकारी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि हाँ ये पॉलिटिशियन है फिल्म में, और उसी के लिए पैसे देते हैं। कितनी कमाल की बात है। और इसके अंदर की बात यह है कि डायरेक्टर आपको कह रहा है कि आपको झूठी एक्टिंग नहीं करनी है, आपको रियलिस्टिक एक्टिंग करना है। और जो आप क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे फादर गुजर गए हैं, वो झूठ मूठ में दिखा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि यहां पर बात हो रही है रियलिस्टिक की, रियलिज्म की।
और हम कर रहे हैं झूठा नाटक। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि हमें कोई बीच का रास्ता निकालना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे, रियल रहे और हम नाटक भी कर कर निकल जाएं। उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको करना ये है कि उस समय पर, जिस समय आप कोई किरदार प्ले कर रहे हैं पर्दे पर, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल रखना है, दुनिया की सारी चीज़ें भूल जानी है और उस वक्त ये मान के चलना है कि आप अभी इसी वक्त सिर्फ और सिर्फ ये किरदार हैं। आप इस किरदार में बंधे हुए हैं, आप एक इंस्पेक्टर बने हुए हैं, तो आप सिर्फ एक इंस्पेक्टर हैं। चारों तरफ से दुश्मनों ने आपको घेर लिया है, आपकी फैमिली को बंधक बना लिया है और अब आपको अपनी फैमिली को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। आप उस कसमकस में क्या करेंगे? उस वक्त जो आप सोचेंगे, महसूस करेंगे सच में कि हाँ मेरी फैमिली फंस चुकी है, मैं फंस चुका हूँ, यही मेरा 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 जीवन यही है इस वक्त, तब आपकी जो छटपटाहट होगी, जो घबराहट होगी, वो रियल होगी। तब इस तरह से आप नाटक भी कर पाएंगे और आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश भी रह पाएंगे क्योंकि आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में उस पीड़ा को, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। तब आप वास्तव में आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप उस किरदार को जी रहे होते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से रियलिस्टिक एक्टिंग कर पाएंगे। नाउ एक कमाल की चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि रियलिस्टिक एक्टिंग करने के टाइम पर अब आपने सब कुछ सोच लिया कि किस तरीके से आप परफॉर्म करने वाले हो, लेकिन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस क्या होता है, जब नेक्स्ट डे जब आप शूट पर जाते हो और उस टाइम पर सीन ये है कि आपको इमोशनल होना है और इमोशनल ऐसे होना है कि आपके आंखों से आंसू निकल जाने हैं, लेकिन उस टाइम पर आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके घर का जो माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा है और वहाँ पर आप इमोशनल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन है, आपके दिमाग का ऐसा सिचुएशन है उस टाइम पर। अब आपको वहाँ पर इमोशनल होना है, आपको रियलिस्टिक वे में एक्टिंग करनी है। अब आप कैसे करेंगे? तो एक बड़ी समस्या आती है। तो इसीलिए रियलिस्टिक एक्टिंग में भी कभी कभी हमें मेथड एक्टिंग का भी सहारा लेना पड़ता है। कैसे? अब जो मैं मेथड बताने वाला हूँ, इस मेथड को यूज करके आप खुद भी सेटिस्फाइड हो पाएंगे और जो ऑडियंस होगी वो भी सेटिस्फाइड हो पाएगी और जो डायरेक्टर होगा, सबसे बड़ी बात, जो आपका शॉट ले रहा है, वो भी सेटिस्फाइड हो पाएगा। कैसे? अब उस सीन में आपको इमोशनल होना है, रोना है, आपकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप उस कैरेक्टर को फील नहीं कर पा रहे हो और जब तक आपका किरदार से तार जुड़ेगा नहीं तब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो किरदार आप नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर इमोशनल होना ज़रूरी है, आँख में आंसू होने ज़रूरी है, आपकी आँख पानी से भरी होनी चाहिए। तो सबसे सिंपल सा तरीका इसका ये है कि आप क्या करें, अपनी पलकों को 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए गिरने ही ना दें। कंटिन्यू बेसिस पर बिना पलक झपकाए आपको ऐसे होल्ड रखना है और जब आप इसको 1 मिनट, 1.5 मिनट तक होल्ड रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा, टपकना शुरू हो जाएगा और उसी टाइम पर जो डायरेक्टर होगा आपके शॉट ले लेगा। ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूं रियलिस्टिक एक्टिंग में भी हमें मेथड एक्टिंग का सहारा लेना पड़ता है, तो इस तरीके से आप एक्टिंग करके निकल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ब्रेख्टियन एक्टिंग। ये जर्मन नाटककार हैं और निर्देशक हैं। इनका नाम है बर्टोल्ट ब्रेख्ट। इनका उद्देश्य यह है रंगमंच के लिए और फिल्मों के लिए कि ये सारी चीज़ें जो आप क्रिएट कर रहे हैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ना हो, ये इंसानियत और देश के लिए हो। ये ब्रेख्ट एक्टिंग कहता है। ओके, ये अपनी प्लेज में ये दिखाते हैं कि इनका एक अलग मेथड है। जैसे कि थिएटर में एक अलग सिस्टम होता है कि आप मंच पर जाते हैं और वहाँ पर एक लाइट जलती है, कुर्सियाँ रखी हुई होती हैं। अब वो सीन मान लीजिए जो था समाप्त हो चुका, अब दूसरा सीन जब आता है तो पर्दा गिरा के और फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर उसको हटाई जाती हैं
और दोबारा से जो नेक्स्ट सीन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ब्रेख्टियन एक्टिंग में क्या है? ब्रेख्टियन एक्टिंग में मंच पर जो भी बदलाव होते हैं, जो भी चेंजेस किए जाते हैं, वो पर्दा डाल के नहीं बल्कि ऑडियंस के सामने वो किया जाता है, खुल्लम खुल्ला बिल्कुल। मंच पर जो भी अभिनेता काम करते हैं उनका जो वास्तविक नाम होता है अपनी निजी जिंदगी में, उसी नाम से वो अभिनय कर रहे होते हैं। तीसरी बात इसमें ये होती है कि मंच पर जो भी अभिनेता मंचन कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली ऑडियंस से वार्तालाप करते हैं, उनको इंगेज करते हैं अपने साथ, और वहाँ पर इनका उद्देश्य होता है कि हम सकारात्मकता को फैलाएं और नकारात्मक चीज़ों को दूर करें। पब्लिक को जागरूक करने का काम जो करता है वो ब्रेख्टियन एक्टिंग करता है। ये जो थिएटर प्ले है बेसिकली ये थिएटर प्लेज करवाते हैं और उनका एक मेथड है ब्रेख्टियन एक्टिंग का, और ये उनका स्टाइल है। उद्देश्य फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि समाज का हित हो, लोगों का हित हो, देश का हित हो, और लोगों में जो भावना हो वह दुर्भावना निकलकर अच्छी भावना का पोषण हो। उनका उद्देश्य ये होता है। ये होती है ब्रेख्टियन एक्टिंग। ओके, नेक्स्ट नेचुरल एक्टिंग। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक से मतलब ये है कि जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, वायु, ये नेचुरल चीज़ें हैं। पहाड़, जल, ये आज के 50 साल पहले भी थी, आज भी हैं, और जब तक ये संसार रहेगा, दुनिया रहेगी, तब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है। अब नेचुरल एक्टिंग क्या है? ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर लाइक ओल्ड गोलमाल, जो हमेशा के लिए अजर अमर हो, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, झरना, सूर्य। तो आपकी एक्टिंग भी ऐसी हो, नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, जो आपके आज के टाइम पे भी वर्क करे, आज के 40 साल भी वर्क करे। और ये फिल्में जब आप देखेंगे, ओल्ड गोलमाल और मदर इंडिया, तो इनमें जो एक्टिंग किया गया है, जो चीज़ दिखाया गया है, इमोशन की बात कर रहा हूँ मैं, इंसान के भाव की बात कर रहा हूँ, वो आज भी है, कल भी है, और ज़िंदगी भर वो जब तक यह धरती रहेगी तब तक रहेगा। ठीक है। एक्सप्रेस रियल इमोशन, जब आप अपना रियल इमोशन जो है एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, तो वह होती है नेचुरल एक्टिंग, यानी कि सदाबहार, जो हमेशा के लिए रहने वाली है। तो ये होती है नेचुरल एक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे माता और पुत्र का जो एक रिलेशन होता है, माँ की जो एक ममता होती है अपने बच्चों के प्रति, वो आज के 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले जो ममता थी वो आज भी है, और आने वाले वक्त में भी, वर्षों में भी वो रहेगी। अगर उनके बच्चे को कुछ तकलीफ़ होती है, कोई दर्द पीड़ा है, या किसी तरीके से वो किसी गहन संकट में फंस गए हैं, तो जो तड़प होगी उसको छुड़ाने की, वो हर एक माँ के अंदर होती है। एक्सेप्शन वगैरह को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अपवाद तो हर जगह आपको, हर कम्युनिटी में मिलेंगे, हर इंसान में मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो माताएं होती हैं अपने बच्चों के प्रति, वो हमेशा आजीवन चिंतित रहती हैं और उनका भला ही चाहती हैं। तो माँ की जो ममता है अपने बच्चों के प्रति, वो हमेशा ऐसे ही बनी रहती है। आने वाले कल में भी जो बच्चे होंगे, माता होंगी, उनका भी प्यार ऐसे ही बना रहता है, फलता फूलता है। तो जब आप इस तरीके की एक्टिंग करते हो, जो रियल इमोशन पर आप डेवलप करते हो, जो कि जैसे 10 साल के बाद आप अपने घर पर वापस जा रहे हो, 10 साल के बाद जब आप अपने माता पिता से मिलते हो, अपनी पत्नी से मिलते हो, उस वक्त की जो आपका एक्सप्रेशन होगा, जो भाव होगा, जो सरप्राइज उन लोगों को मिलेगा, जो आपको मिलेगा उनको देखकर, वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो कोई भी दूसरा एक्टर करेगा अमूमन वो सेम रहेगा। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन भाव जो होता है एक मिलने का, जो प्यास तड़प होती है, वो लगभग एक जैसी होगी, वो बदलने वाली नहीं है। वो आज फिल्म आइए, आज के 10 साल बाद फिल्म आइए, या 50 साल बाद, और अगर वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा तो वो एक्टर फेल हो जाएगा। तो भाव के, इमोशन के मामले में जब आप अच्छी तरीके से एक्टिंग करते हो, वास्तविक अभिनय करते हो, जो आप अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ मिलने पर सरप्राइज होते हो,
कुछ ख्याति जब आपको मिलती है, कोई सफलता मिलती है, जब आप खुश होते हो, वही चीज़ जब आप सिनेमा में जो है अपने एक्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित करते हो, डैट इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्टिंग। आप नेचुरल एक्टिंग कर रहे हो, आप रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हो। अब ये 5 तरीके आपको मैंने बताए, लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे जो एक्टिंग मेथड हैं ये बस कुछ 100, 200, 400 साल पुराने हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये 2000 वर्ष पुराना है। ओके, इनका नाम है भरत मुनि नाट्य शास्त्र। इसके रचयिता हैं श्री भरत मुनि जी, और ये भारतीय मेथड है। भरत मुनि जी ने इस शास्त्र का निर्माण किया था और ये 2000 साल पुराना है, जो आज भी वर्क कर रहा है और आगे भी वर्क करता रहेगा। क्योंकि ये ऊपर की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और आपके लिए एक्टिंग आसान हुआ है, समझ में आई है कि कितने प्रकार की एक्टिंग है, तो सोचिए ये सारी चीज़ें श्री भरत मुनि ने अभिनेताओं को ब्रह्मा के समान माना है। इसलिए माना है कि जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, रचना करते हैं, वैसे ही एक अभिनेता एक सृष्टि की रचना करता है, उसमें पात्र डालता है और वह खुद एक अभिनेता के तौर पर, एक किरदार के तौर पर उसमें अभिनय करता है। इसीलिए श्री भरत मुनि ने अभिनेताओं को ब्रह्मा के समान माना है, क्योंकि हम सब भी एक दुनिया रचते हैं, उस दुनिया को हम बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और खूबसूरत बनाते हैं। ओके, इनका कहना है कि इंसान और मानव जाति का विकास हो, देश दुनिया का भला हो, केवल और केवल मनोरंजन नहीं। अब ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ये ब्रैक्टियन एक्टिंग के बारे में, स्टैनिस्लावस्की एक्टिंग के बारे में, इन्होंने अंग्रेजी में छाप दिया, बता दिया, और हम भारतीयों की ये आदत है कि हम बाहर की चीज़ों को बड़ा इज्जत देते हैं और अपनी घर की चीज़ों को, चूँकि ये संस्कृत में है तो लोगों को आज जानकारी नहीं है उसके पढ़ने की। हालांकि मैंने भी भरत मुनि शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट लेवल की चीज़ है, समुद्र जैसे आप मान सकते हो, ये समुद्र है पूरा अभिनय के क्षेत्र के बारे में। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको संस्कृत आनी चाहिए, या संस्कृत से अब हिंदी में भी ट्रांसलेट इसका हो चुका है। लेकिन जब मैं सीख रहा था तो मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, और वक्त ऐसे धीरे धीरे निकलता चला गया। आगे भविष्य में जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अवश्य इनका अध्ययन करूँगा। लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है उसमें से जो पाया है, जो सीखा मैंने, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये जो बता रहे हैं कि मानव जाति का विकास हो, देश दुनिया का भला हो, यही सारी चीज़ें ऊपर वाले बता रहे हैं। केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनती है नाटक और सिनेमा, वही चीज़ ये भी कह रहे हैं। यानी हमारी भारतीय चीज़ों से लोगों ने शिक्षा ली और उसका रूपांतरण करके उस पर अपना टैग लगा दिया, अपना मुहर लगा दिया कि हाँ, हमने इसकी रचना की है। और जबकि ये सारी चीज़ें इसी शास्त्र से निकली हुई हैं। यहाँ पर तो ये लोग एक्टिंग के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन भरत मुनि जी ने जो रचना की है, न केवल सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में बल्कि नृत्य में भी, जो भारतीय संस्कृति है उसको बताया, भारतीय सभ्यता है उसको बताया। संगीत का एक अलग शास्त्र है, नृत्य का एक अलग शास्त्र है, और अभिनय का एक अलग शास्त्र है। श्री भरत मुनि जी ने इन सब की रचना की। ओके, तो यह है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बेस्ट फॉर यू, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू? रियलिस्टिक एक्टिंग फॉर ऑल प्लेटफॉर्म। ओके, रियलिस्टिक एक्टिंग से यहाँ पर मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जो भी किरदार प्ले करें वो आपके दिल से निकली हुई होनी चाहिए। आपको झूठी एक्टिंग नहीं करना है, आपको सच मानते हुए आपको एक्टिंग करना है। ठीक है, और फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, आपको ऐसी एक्टिंग सीखनी है जो हर एक प्लेटफॉर्म पे काम आए। जैसे कि टीवी पर, टेलीविज़न के लिए अगर काम कर रहे हैं तो टेलीविज़न पर काम कर जाए, थिएटर में काम कर रहे हैं तो थिएटर के लिए कर जाए, सिनेमा के लिए कर रहे हैं, वेब सीरीज़ के लिए कर रहे हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिंग कर पाएँ। तो सबसे बेहतर यही होता है रियलिस्टिक एक्टिंग, कि आपका अंदर की जो आत्मा है, जो दिल है, वो कन्विंस हो। आपको नाटक नहीं करना है, आपको दिल से
वो आवाज़ आनी चाहिए, वो फीलिंग्स दिल से निकलनी चाहिए। और जब भी वो आप एक्टिंग करेंगे हमेशा लोगों के दिल से कनेक्ट कर पाएंगे, उनके इमोशन को हिट कर पाएंगे। आप जब चाहेंगे उन्हें हंसा सकेंगे, जब चाहेंगे आप उन्हें रुला सकेंगे। तो आप रियलिस्टिक एक्टिंग करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एक्टिंग टूल्स के बारे में कि अगर आपको कोई किरदार करना है, कोई कैरेक्टर प्ले करना है, तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और किन चीज़ों पर काम करके आप एक शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिससे देखकर लोग कहें कि वास्तव में क्या अभिनय किया है। ओके, तो ये है वो एक्टिंग टूल्स। इन अगर एक्टिंग टूल्स पे आपने अच्छे से काम किया है तो जो भी किरदार आप करेंगे वो करेंगे ही नहीं, आप उसमें कमाल करेंगे। ओके, सो नंबर फर्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, मेकअप, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, डिक्शन, इन्वॉल्वमेंट और नाइन्थ है योर रिएक्शन। अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर फर्स्ट है हमारा बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। जैसे आपने पुष्पा फिल्म देखी है, उसमें जो अल्लू अर्जुन साहब हैं वो इस तरीके से ऐसे करके चलते हैं, वो उस किरदार का एक शरीर की भाषा है, इसीलिए वो डिफरेंट नज़र आते हैं। जब आप बॉडी लैंग्वेज किसी दूसरे का ग्रैब करते हो तो आप खुद से ऑटोमेटिक जो आप रियल होते हो उससे डिफरेंट नज़र आने लगते हो, और इसीलिए अल्लू अर्जुन जो है वहाँ पर डिफरेंट नज़र आ रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक अपना जो बॉडी का पोस्चर है उसको कुछ अलग किया इस तरीके से, तो वो पुष्पा किरदार नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, फेस एक्सप्रेशन, चेहरे की हाव भाव। आमिर खान साहब की एड आती है जो क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेटरों के साथ बॉलिंग डालते हैं, ठीक है, आप उसको फिर से देखिएगा। आमिर जब बॉलिंग डालते हैं वहाँ पर, उसके पहले की जो प्रक्रिया वो ये है कि वो कहते हैं कि मैं तुझे वे आउट कर दूंगा। काफ़ी टाइम हो गया मुझे देखे तो ज़्यादा क्लियर नहीं है वो डायलॉग, लेकिन उसको आप जब देखेंगे तो अमूमन आपको समझ में आ जाएगी वो बात कि मैं कह रहा हूँ। तो बॉल डालने से पहले वो कहते हैं कि अभी मैं तुम्हारी गिल्लियाँ बिखेरता हूँ, ऐसा वैसा कुछ कहता हूँ कि मैं तुम्हें आउट कर दूंगा। और जब बॉल वो डालते हैं और सामने वाला बैट्समैन तगड़ा सिक्स मारता है, तो उसके सामने जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं, जैसा ठीक है मार दी, अच्छी कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे करके। लेकिन जब पीछे पलटते हैं आमिर खान साहब तो आप उनको देखेंगे ऐसे करते हुए। वो जो एक्सप्रेशन है वो बहुत कुछ डिफाइन करता है एक एक्टर के बारे में। तो आप अगर पीके में देखें, पान खाते हुए ऐसे आंखें एकदम चढ़ी हुई ऐसे, हमारा वो लेकर चले गए, जब तक हमारा वो लॉकेट नहीं मिलेगा तब तक हम अपना ग्रह पे नहीं जा पाएंगे, लाइक दिस। ये एक्सप्रेशन है। अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट नज़र आया, हो सकता है कि बहुत अच्छा मैंने ना किया हो, लेकिन आपको एक एग्जांपल के लिए कि इस तरीके से चेहरे का जो हाव भाव है, एक्सप्रेशन है, वो बहुत कुछ बयां करता है। तो बॉडी लैंग्वेज हो गई, फेस एक्सप्रेशन हो गया। नाउ डायलॉग डिलीवरी, ये हर एक एक्टर का अलग होता है, क्योंकि अपनी निजी ज़िंदगी में लोगों का कौन से डायलॉग को किस वे में बोलना है, हर किसी का अपना अलग अंदाज होता है, और वही अंदाज हमारा अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने निजी ज़िंदगी में हमारे पास डायलॉग डिलीवरी है और वो डायलॉग लेते हैं हम। ऐसे ही जब आप एक्टर बनते हो, एक्टिंग करते हो, तो आपका अपना एक डायलॉग डिलीवरी होता है, वही आपके ऊपर अच्छा लगता है। और अगर आप किसी दूसरे एक्टर की कॉपी करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कौन सी लाइन को हमें किस वे में लेना है, कब डिलीवर करना है, किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स देना है, किसके ऊपर ज़्यादा हल्के से छोड़ देना है, वो डायलॉग डिलीवरी होती है। ये कॉमन सेंस की बात होती है। तो आपको अपने डायलॉग डिलीवरी पे काम करना होगा। मेकअप, जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं उसका कुछ गेटअप होता है, कुछ मेटअप हो, माफ़ करिएगा, मेकअप और कॉस्ट्यूम। जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं उसका कुछ मेकअप होता है, कुछ गेटअप होता है उसका पहनने वाला, जिसे हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। आप कौन से कपड़े, जैसे राजा महाराजा के अलग कॉस्ट्यूम होते हैं, अलग उनका मेकअप होता है, ठीक है।
अलग उनका कॉस्ट्यूम होता है। अब उसमें प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर ये है, प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टी, मतलब उसमें सामान क्या क्या यूज किया जा रहा है। जैसे राजा महाराजा, अगर आप कोई मैथोलॉजिकल प्ले कर रहे हो तो आपको सबसे पहले मेकअप किया जाएगा। जैसे आप अश्वत्थामा का मैं आगे आपको चलकर देने वाला हूँ। तो जब कभी अगर आपको मौका मिले पूर्ण रूप से प्ले करने का ये किरदार, तो आपको मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट्यूम, जो कवच होता है महारथियों का, उस कवच की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉप्स, प्रॉप्स का मतलब ये है कि जैसे धनुष, तीर, भाले, तलवार, इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये होगी प्रॉपर्टी आपके। मुकुट, तभी ना आप राजा महाराजा दिखेंगे। या आप वकील बन रहे हैं तो वकील का एक काला लिबास होता है। प्रॉप्स, उसमें जो वो किताब रखते हैं, जो वो अपने केस स्टडी के बारे में जो उनका पूरा रिसर्च होता है, जो फाइलें होती हैं, वो प्रॉप्स हो गया। ठीक है, कॉस्ट्यूम उनका लिबास हो गया। और जिस तरीके से एक वकील का लुक होता है वैसे मेकअप किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिक्शन। ये क्या है? प्रोनंसिएशन, मतलब कि उच्चारण। अब ये डिक्शन जो है ये काम कैसे करता है? जैसे आप अगर दिल्ली निवासी हैं तो आपका डिक्शन अलग होगा। आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपका डिक्शन यानी कि प्रोनंसिएशन, उच्चारण अलग होगा। आप नीरज चोपड़ा साहब को देखिए, जो ओलंपिक विजेता हैं, हमारे देश के गौरव हैं। उनको आप सुनिए, उनकी जब आप भाषा सुनेंगे तो हरियाणवी टच जो है वो साफ नज़र आती है। वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, वो अपना रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, रीजनल एक्सेंट। रीजनल एक्सेंट, एक्सेंट क्या है? एक्सेंट वो होता है आपकी मदर टंग, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है और जहाँ पे आपका लालन पालन हुआ, जहाँ पर आप 5 साल, 8 साल, 10 साल तक पले बढ़े, वो आपका मदर टंग होता है। ओके, तो जब आप कोई किरदार प्ले करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उच्चारण की। और उसके सबटेक्स्ट में अगर आप और अंदर जाएंगे तो उसके एक्सेंट की ज़रूरत पड़ती है, रीजनल एक्सेंट। कौन से जो है रीजन में इनका जन्म हुआ है, वहाँ पर उसकी बोली भाषा क्या है। जब वो आप कैरेक्टर का जो एक्सेंट है वो पकड़ते हैं तो आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व मतलब कि जुड़ जाना, प्रेजेंट हो जाना, मौजूदगी आपकी। जब आप कोई किरदार करेंगे तो उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है कि आप बाहरी दुनिया से जब कटेंगे और कट के जब किसी किरदार में घुसेंगे, वो होती है इन्वॉल्वमेंट। अब जब घुस गए आप, इन्वॉल्वमेंट आपकी बराबर वहाँ पर होनी चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट आएगी जाएगी तो आपका कैरेक्टर आप पकड़ेंगे छोड़ेंगे, और वो किरदार में दिखता है, कैमरे में दिखती है वो चीज़। तो आपको एक्टिंग ऐसे करना है कि इन्वॉल्व आपको पूरा हो जाना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है योर रिएक्शन। जब आपको केवल सुनना हो, यानी कि जब आप को आर्टिस्ट होते हैं, यानी कि सामने वाला डायलॉग लेगा और आपको केवल सुनना है। ये बड़ी कशमकश वाली बात होती है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत में अमूमन ऐसा होता है कि आप अपनी लाइनों का इंतज़ार कर रहे होते कि इनकी लाइनें ख़त्म हो तुरंत मैं बोलूँ। तो वहाँ पर होता क्या है, इस घबराहट में, इस हड़बड़ाहट में जो जेन्युइन रिएक्शन निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है। इसलिए दूसरों को जब आज से आप सुनेंगे तो उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने एक्सप्रेशन को नोट कीजिएगा कि आप किस तरीके से हामी भर रहे हैं, क्योंकि वही आगे चल के आपको एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग का पार्ट एक ये भी है, योर रिएक्शन। तो इन सारी चीज़ों पर बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, मेकअप, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, डिक्शन, इन्वॉल्वमेंट और अपने रिएक्शन, जब आप इन सारी चीज़ों को किसी किरदार के लिए तैयार करके आगे बढ़ते हो और प्रैक्टिस करते हो तो वो किरदार आप अमर कर जाते हो। ओके,
तो ये आपके एक्टिंग टूल्स हैं, इन पर आपको पकड़ बनानी ज़रूरी है। और इन पर आप पकड़ कैसे बनाएंगे? लगातार अभ्यास करके। ओके, नेक्स्ट हमारा व्हाई नीड एक्टिंग ट्रेनिंग। अब यहाँ पर ज़रूरत ये पड़ती है कि हम अमूमन सुनते हैं कि ये ट्रेंड एक्टर हैं, ये अनट्रेंड एक्टर हैं। तो जब अनट्रेंड एक्टर भी काम कर रहा तो हमें सीखने की ज़रूरत क्या है? हम भी ऐसे काम कर जाएंगे। जैसे कि अक्षय कुमार साहब हैं, उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है। ऐसे बहुत सारे एक्टर मिल जाएंगे आपको जो इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, और बहुत से ऐसे एक्टर मिलेंगे आपको जो ट्रेनिंग के साथ इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, और बहुत ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग तो ली लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो क्या हमें एक्टिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत है? 2 कारणों से। फॉर प्रोफेशनल वर्क, आपको प्रोफेशनल वर्क करना है। प्रोफेशनल वर्क का मतलब यहाँ पर यह है कि लोग आपको पैसे देंगे अभिनय करने के लिए, और अगर आपको कोई पैसा देगा तो आपसे काम भी लेगा। अब प्रोफेशनल जब आप वर्क करना शुरू करते हैं तो केवल 1-2 प्रोजेक्ट तो करेंगे नहीं, आपको लगातार बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स करने हैं। और उसके लिए अगर आपको एक्टिंग की मेथड नहीं पता है, एक्टिंग के बारे में आपको पता नहीं कि किस तरीके से हम एक किरदार को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे एक कैरेक्टर में घुसना है, कैसे उस कैरेक्टर से हमें बाहर निकलना है। क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जब आप बात सुनेंगे तो बताते हैं कि मैं कैरेक्टर में एंटर करता हूँ, फिर उस किरदार में मैं कुछ महीने तक जीता हूँ और उसका कुछ एसेंस मेरे शरीर पर, मेरे दिमाग पर रह जाता है, फिर उससे निकलने में मुझे 2-3 महीने का वक्त लगता है। ये बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें आपको सुनने को मिलती हैं बड़े बड़े एक्टरों से। वो ये जो बात करते हैं वो स्विच ऑन स्विच ऑफ की बात करते हैं कि कैसे एक एक्टर में स्विच ऑन होंगे और कैसे एक किरदार से स्विच ऑफ होंगे। अब ये चीज़ यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, मैं चाह रहा हूँ कि आप आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ें और एक्टर कब बन जाएं आपको पता भी ना चले। इसलिए इसको मैंने इतनी सिंप्लीफाई तरीके से इसको 3 लेवल में डिवाइड किया है, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और आप एक प्रोफेशनल एक्टर बने। ओके, तो वो चीज़ तो हम लेवल 2 पे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें एक्टिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं और आपको एक क्रिमिनल को पकड़ना है जो एक बिल्डिंग में मौजूद है, एक टेररिस्ट है, और वह 15वें मंजिल पर स्थित है। आपको टिप मिला, आप गए अपनी टीम के साथ, लेकिन वहाँ पर उस क्रिमिनल को ये पता लग गया कि आप आने वाले हैं, पुलिस पहुँचने वाली है। तो उसने क्या किया, जो एस्केलेटर था उसको बंद करवा दिया और जो लिफ्ट थी उसको उसने ख़राब कर दिया। अब एक ही रास्ता बचता है उस किरदार के लिए कि वो सीढ़ियों के ज़रिए वो चढ़कर जाए और उनको पकड़े, ठीक है। लेकिन 15 महिला पर चढ़कर जाना, समय तो लगेगा। अब वो एक्टर क्या है, अपने टीम के साथ चढ़ के जा रहा है ऊपर 15 महले पर, और जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक वो टेररिस्ट ने क्या किया कि रस्सी के सहारे वो नीचे आना शुरू कर गया। अब जब तक ये ऊपर पहुँचते तब तक वो नीचे आ गया। चूँकि इंस्पेक्टर होशियार था तो उसने क्या किया, कुछ कमांडोज को वहाँ नीचे उसने तैनात किया हुआ था और वहाँ पर तुरंत उन्होंने पकड़ लिया उसको। लेकिन अभी तो वो इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ ऊपर ही है। अब वहाँ से 15 माला फिर नीचे उतर कर आएगा, ठीक है, और उतर कर आएगा। अब सीन ये है कि उस टेररिस्ट को घूरते हुए उससे कुछ बातें करेगा और खींच के उसको 2 मुक्के लगाएगा। लेकिन मुक्का लगाने से पहले उसका एक्सप्रेशन वो ज़रूरी है। अब आपको रियल एक्टिंग करना है, क्योंकि आपको सिखाया गया है रियलिस्टिक एक्टिंग करने के लिए। वो परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। तो क्या आप सच में, अगर आपको ये किरदार मिलता है तो क्या आप सच में 15 सीढ़ी चढ़कर जाएंगे और 15 सीढ़ी उतर कर आएंगे? तब तो नेचुरल माना जाएगा, तब तो रियलिस्टिक एक्टिंग माना जाएगा। तो एक मेथड आप ये कर सकते हैं, या अगर मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है
एक्टर होता है स्मार्ट, इसलिए हम ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें स्मार्ट बनने के लिए। कैसे करेंगे? मैं होता आपकी जगह पे तो मैं क्या करता, मैं तुरंत वहीं पर 15-20 पुशअप लगाता, फिर 15-20 दंड बैठक लगाता, और दोबारा से एक राउंड फिर से 15 पुशअप, 20 पुशअप और 20 जो है दंड बैठक। अब जो एक्सप्रेशन मुझे देना था कैमरे में, क्या वो नेचुरल आएगा? क्या वो रियलिस्टिक होगा? क्या वो सच में जो मैं हाफ रहा हूँ वो सच में हाफूंगा? क्या मैं अब किरदार को अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा हूँ? क्या मेरा जो गुस्सा होगा उस टेररिस्ट को पकड़ने का वो जेन्युइन होगा? क्या मैं अब उसको जो फर्स्ट टाइम देखूंगा, जो मेरा एक्सप्रेशन, जो आक्रोश रहेगा वो रियल रहेगा? क्या मैं अब उसको जो मुक्का मारूंगा उसमें पूरी शिद्दत रहेगी कि हाँ मैं एक कमांडो हूँ और ये एक टेररिस्ट है इसलिए मैं इसको पीट रहा हूँ? हाँ, ये सब हाँ 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 में आएगा जवाब। क्या देखने वालों को लगेगा कि हाँ ये रियल कैरेक्टर कर रहे हैं? हाँ। क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे? हाँ। इसलिए एक्टिंग ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, और आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, और विश्वास रखिए जितना सीखा है सब सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब बताऊंगा आपको। सीखिए, समझिए और बवाल मचा दीजिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे इंस्टीट्यूट से निकला हुआ हर एक स्टूडेंट एक एक्टर हो, एक आर्टिस्ट हो। पर प्रोफेशनल वर्क, इसलिए हमें एक्टिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अनट्रेंड एक्टर भी ट्रेंड एक्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाता है, लेकिन अगर उसने ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है तो वह दोबारा उस परफॉर्मेंस को आप कहेंगे करने के लिए तो दोबारा उस परफॉर्मेंस को वो रिपीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनट्रेंड एक्टर का वो तुक्के में हो जाता है। उस टाइम पर उनका तार जुड़ गया उस किरदार के साथ और उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो वह किरदार वो अच्छे से प्ले कर जाते हैं, लेकिन दोबारा से आप बोलेंगे उसको प्ले करने के लिए तो वो नहीं कर पाते हैं। ओके, इसलिए एक्टिंग को आसान बनाने के लिए ही आपको एक्टिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेरा 7वां साल चल रहा है, क्या आप भी 6 साल देंगे एक्टिंग को? ये खुद से आप विचार कीजिएगा। आप भी अगर 6 साल 7 साल एक्टिंग को देंगे तो आप भी जितना मैं बता रहा हूं इससे कहीं ज़्यादा आपकी जानकारी हो जाएगी। अब या तो आप समय दीजिए और या तो कुछ रुपए इन्वेस्ट करके जो मैंने 6 साल का वक्त बिताया है उस अनुभव से आप सीख कर जल्दी से साल 2 साल में एक अभिनेता के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कीजिए। दोनों में आपको क्या आसान लगता है? ओके, इसलिए एक्टिंग को आसान बनाने के लिए ही हमें एक्टिंग ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारे साथ जो घटना घटे हमें उसके बारे में पूरा पता हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझे पकड़ने की ज़रूरत है, क्या मुझसे चूक हो रही है, डायरेक्टर मुझसे क्या चाहते हैं जो मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो आप जब इस प्रोसेस से गुजरते हो एक्टिंग ट्रेनिंग के, तो आपको हर एक पॉइंट पर आपको पता होता है, और जब कभी भी आप किसी कैरेक्टर से लैक करते हो, आपको वो कैरेक्टर समझ में नहीं आता है या कुछ दिक्कत आती है, तो आप तुरंत पकड़ पाते हो कि समस्या क्या है। और अगर फिर भी आप नहीं समझ पाते हो तो आप अपने टीचर से, अपने मेंटोर से उसके बारे में कंसल्ट करते हो कि सर मुझे ये समस्या आ रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। तो वहाँ पर वो आपका गाइडेंस करेंगे। ये फ़ायदा होता है। ओके, तो इसलिए एक्टिंग ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ओके,